सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू आवर स्टडी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों को करेंगे जो इंपॉर्टेंट है और परीक्षा बार बार पूछती है। उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे और ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। 5 प्रश्न लिए हैं हमने और ये पाँचों इंपॉर्टेंट है और इन पाँचों को ही कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम 20 प्रश्न 30 प्रश्नों की सीरीज़ लाते हैं तो वहाँ पर बच्चे पूरे प्रश्नों को नहीं देखते हैं। तो हमने एक मुहिम स्टार्ट की जिसमें हम सिर्फ 5 प्रश्नों को करेंगे और डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट लगाएंगे और साथ ही साथ एक क्लासेस भी करेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि डेली एक बेसिक क्लास चलेगी और उन्हीं क्लासेस से लेकर के हम 5 और मॉक टेस्ट करेंगे। कहने मतलब 5 प्रश्नों का मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल पर नए हैं, आप सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए और शेयर नहीं किया तो शेयर करना ज़रूर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों शेयर आप करेंगे तभी जा करके आपके दोस्त भी आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो वो शेयर करेंगे। तो शेयर में कंजूसी नहीं और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्या है प्रश्न और कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछते हैं। और इन प्रश्नों में सिर्फ और सिर्फ हम ऑप्शन नहीं, हम सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है उन सारे जो भी ऑप्शन है उनको भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन आप खुद याद रखें। क्रो एंड क्रो कौवे आज आग बबूले हैं। ठीक है, तो आग से आपने देखा था आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। ठीक है, तो आपको याद है कि क्रो एंड क्रो आग लगा देते हैं। ठीक है, तो कौवा आग लगाता है। समझ में आ रहा है ना? एक डाल से दूसरे डाल पे आग लगा देते हैं। ठीक है, वुडवर्थ का 2 परिभाषाएं थी, नवीन ज्ञान वाली और नवीन प्रतिक्रियाओं वाली। और उन्होंने बोला था सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कहने का मतलब है सीखना विकास की एक प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। तो वुडवर्थ की जो ये परिभाषा थी ये आपको देखने को मिलेगा। राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका वुडवर्थ। ठीक है, तो इनकी जो परिभाषाएं मैकडुअल और मर्फी की उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम अब वुडवर्थ और क्रो एंड क्रो को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नीचे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्वाभाविक जो उत्तेजक है के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं। आपको पता है स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक कहाँ पर मिलते हैं। आपको उद्दीपक मैंने पढ़ाया हुआ है जिसमें आपको बताया था कि थॉर्नडाइक ने क्या किया था, एसआर थ्योरी दिया था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स मतलब उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसमें उद्दीपक जो होता है वो एक जो अनुक्रिया करके प्राप्त की जाती है। ठीक है, और एक हमने पढ़ा था एस थ्योरी जिसमें सिर्फ और सिर्फ उद्दीपक होता है, रिस्पॉन्स नहीं होता है। वो होता है क्या? उद्दीपक होता है भोजन और यहाँ पर कुत्ता होता है, और कुत्ते का नाम आते ही आपको पता ही है कि यहाँ पर पावलोव आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुत्ता होता है जो बिल्कुल निष्क्रिय होता है और ये घंटी बांध दी जाती है। तो घंटी जो होता है वो आपका कृत्रिम होता है, अस्वाभाविक उद्दीपक होता है। और जो भी आपका भोजन होता है वो स्वाभाविक उद्दीपक होता है। भोजन को देख करके उसका लार निकलता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि घंटी को देख करके, घंटी की आवाज़ सुन करके उसके मुंह से लार निकलता है। तो अस्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के समान काम करने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है, दोनों एक दूसरे के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया करने लगते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को हम कहते हैं संबंध प्रतिक्रिया। अस्वाभाविक तो हो ही नहीं सकता। अस्वाभाविक उत्तेजक के साथ स्वाभाविक उत्तेजक होगा तो अस्वाभाविक हो नहीं सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है प्लस माइनस में जोड़ा जाए तो आपको देखने को मिलेगा माइनस। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्वाभाविक उद्दीपक अस्वाभाविक उद्दीपक की तरह, अगर अस्वाभाविक है स्वाभाविक की तरह काम करे तो एक टाइम के बाद वो भी स्वाभाविक उद्दीपक बन जाता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में संबंध बन जाता है। तो राइट आंसर सेकंड होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, पावलोव ने इस चीज़ को दिया था। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। थॉर्नडाइक जो था एसआर थ्योरी दिया था, एस थ्योरी था पावलोव का, और स्किनर की परिभाषा, स्किनर का जो नाम है एस से स्टार्ट होता है, तो इनकी जो थ्योरी थी वो आर थी। ठीक है, तो एसआर आप याद रखेंगे, एस की थ्योरी आर थी, तो इसकी अपोजिट में रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सीखने की विशेषता है। तो सीखना परिवर्तन है, बिल्कुल परिवर्तन है। सीखना सार्वभौमिक है, बिल्कुल हमेशा सीखने का एक उद्देश्य होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन ये आपको चूज़ करना है और वो ऑप्शन जो सबसे करेक्ट होगा वो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल परिवर्तन होता। अगर आपके सीखने में परिवर्तन है, कहने का मतलब है आप 2 चैप्टर भी कंप्लीट किया था आपने और आप 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो, तो कहीं ना कहीं आप दोनों उसके बीच में लर्निंग हुई। सीखना मतलब अधिगम, तो अधिगम एक परिवर्तन है। अगर आप में परिवर्तन हुआ तो अधिगम है, और वो भी अस्थायी होना चाहिए। सार्वभौमिक है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है, उद्देश्य होना चाहिए। आप नौकरी लेना चाहते हैं जिसके लिए आप सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सीखना जो अधिगम है वो आपका परिवर्तन भी है, सार्वभौमिक भी है, उद्देश्य भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है,
गेस्टवाल्डियो ने किस पर विशेष बल दिया? आप ऑप्शन लगाएंगे तो अभ्यास हो नहीं सकता, ये व्यवहार है, पुरस्कार भी नहीं हो सकता, संवेग भी नहीं हो सकता, प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन इज द करेक्ट। रीज़न क्या है? अब देखिए गेस्टवाल्डियो ने क्या बोला था, गेस्टाल्टवादियों ने क्या बोला था कि जैसे ये आपको देखने को मिलेगा आँख, कान, नाक, त्वचा, मुंह, जीभ, जो भी है 5 तंत्र होते हैं, इसको हम बोलते हैं संवेदना है। ठीक है, संवेदना। यहाँ से आता है आपके दिमाग में प्रत्यक्षीकरण। कहने मतलब है आपने आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ठीक है, तो आपके जो 5 इंद्रियां हैं उनके थ्रू आपको एक मैसेज मिलता है। उन मैसेज को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण। वो मैसेज प्रत्यक्षीकरण मतलब इमेजिनेशन। यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है इमेजिनेशन, कल्पना। आपके ऊपर अगर कोई तिरछी चलने वाली चीज़ अगर इस तरीके से चले, आपको दिमाग में आएगा कि हाँ ये सांप है, ठीक है, फिर आपके दिमाग में सूझ उत्पन्न होगा हमें क्या करना है, तो आपको समझ में आएगा, सूझ उत्पन्न होगा कि अब हमें भागना चाहिए, मारना चाहिए उसको। तो फिर यहाँ पर जब वो सूझ उत्पन्न हो गया तो वहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि सूझ उत्पन्न होने के बाद आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो गेस्टाल्टवादियों की जो विधि थी, समस्या समाधान विधि, सूझ की विधि, जिसको आपने पता है सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसमें आपको ये चीज़ें बताई गई, जिसमें चिंपैंजी नामक जो सुल्तान नामक जो चिंपैंजी था उस पर प्रयोग किया गया था। तो सूझ की बात होती है। सूझ कहाँ से विकसित होता है? प्रत्यक्षीकरण से। तो यहाँ पर ये चीज़ होने वाली है। ठीक है, संवेग नहीं होगा, पुरस्कार नहीं होगा, अभ्यास भी नहीं होगा। लास्ट हम बात करते हैं, सारी चीज़ें तो हो गई। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? परीक्षा में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ होगा वो होगा समग्र। ठीक है, तो गेस्टाल्ट आप याद रखेंगे कि गेस्ट हाउस जो होता है वहाँ पे सब कुछ होता है। ठीक है, तो गेस्टाल्ट से आप याद रखेंगे सब कुछ। समग्र, समग्रवाद भी इसको कहते हैं। खेल का मैदान नहीं हो सकता, खेल का मैदान हो ही नहीं सकता। आंशिक गेस्टाल्टवाद मतलब आंशिक नहीं, क्योंकि सब कुछ है गेस्ट हाउस में, सब कुछ है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, गेस्ट हाउस में सब कुछ होता है, तो समग्र इसका राइट आंसर होगा। 5 प्रश्नों को हमने किया। अगले दिन से, कल से स्टार्ट होगा। अभी यहाँ पर एक वो हो रहा है जिस पे हम आंदोलन कर रहे हैं सीटेट को लेकर के, तो 8 बजे आप ज़रूर आइएगा। 8 आवर स्टडी पर लाइव सेशन चलने वाला। अपने क्वेरीज आप पूछिएगा, अब कब एग्जामिनेशन होगा, क्या क्या, सारी क्वेरीज को हम वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 20 मिनट तक मैं लाइव रहूँगा, तो 20 मिनट के अंदर अंदर आप ज़रूर आइएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकें, बात कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए कल से आपको लेक्चर भी मिलेगा और आपको PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा, आप इसको बार बार पढ़ते रहेंगे तो ये आपके दिमाग में घुस जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो कल से क्लासेस और आपको प्रैक्टिस सेट दोनों मिलेगा। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाए। मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, करिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय।